नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका डॉक्टर मीनल प्रमोद बर्वे कई बिंदु रामराव देशमुख कला एवं वाणिज्य महिला महाविद्यालय नासिक रोड में हिंदी विषय का अध्यापन करती हूँ। छात्रों, आज हम कमलेश्वर की दूसरे नाम की कहानी का अध्ययन करने वाले हैं। ये कहानी दो भागों में विभाजित है। आज हम भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम कमलेश्वर जी का परिचय देखते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ है। हिंदी में नई कहानी को प्रतिष्ठित करने में कमलेश्वर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपकी कहानियों के माध्यम से जीवन की बदलती स्थितियों एवं मूल्यों को अभिव्यक्ति मिली है। मनुष्य को उसकी समस्त दुर्बलताओं के साथ स्वीकृत करना नई कहानी की एक विशेषता है। आपकी कहानियों के संवेदनशील पात्र अनुभवों के बीच से गुजरते हुए जीवन की यथार्थ स्थितियों को स्वीकारने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने आम आदमी की भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करके कहानी विधा में नई शैली का विकास किया है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: सोई हुई दिशाएं, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, जिंदा मुर्दे, ये आपके कहानी संग्रह है। तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये उपन्यास है। अधूरी यात्रा, ये नाटक है। नई कहानी की भूमिका, ये आलोचना है। अब दूसरी कहानी में छात्रों क्या बताया गया है, देखिए। दूसरे कहानी में बड़े शहर की निम्न मध्य वर्ग की एक युवती की मानसिकता का चित्रण किया गया है। आर्थिक स्थिति के कारण इस परिवार का आत्मविश्वास डावाडोल हुआ है, जिसके फलस्वरूप दूसरे लोग अक्सर इनका फायदा उठाते हैं। ये दूसरे जो है उनके कारण इस युवती को कितनी यंत्रणा भोगनी पड़ती है, इसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया है। देखिए छात्रों, परिचय मैंने पढ़ा है। कमलेश्वर जी किस प्रकार के लेखक हैं कि उन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास, नाटक इस विधा पर लेखन किया है। मनुष्य को उसकी समस्त दुर्बलताओं के साथ स्वीकार करते हुए वो नई कहानियां हमेशा लिखते आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने आम आदमी की भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। मतलब समाज में जो दिखाई देता है यथार्थ, उसका चित्रण उन्होंने कहानी के माध्यम से किया है। इस प्रकार का उनका लेखन रहा है। छात्रों, सबसे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे नाम की कहानी, दूसरे यानी अन्य व्यक्ति, कितनी सीधी सी बात है, परंतु छात्रों देखिए कि उस दूसरे के कारण मनुष्य को किस प्रकार की यंत्रणा भुगतनी पड़ती है। वह एक युवती के माध्यम से उन्होंने उसकी मानसिकता का चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया है। निम्न मध्यम वर्ग की वह युवती है और आर्थिक परिस्थिति नहीं है, इसलिए वो नौकरी करती है और फिर नौकरी करते हुए उसकी इच्छाकांक्षा किस प्रकार से होती है, परंतु घर के आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण दूसरे लोग घर में कैसे दखल देते हैं, उसका नतीजा क्या होता है और उसे कितना भुगतना पड़ता है, इसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया है। छात्रों, आगे देखते हैं। कहानी के ये पात्र हैं: हरिवंश राय, सुनीता, मैनेजर, माँ, भाई, बहन, दूसरे लोग, श्यामलाल, चंदू मामा, ये सारे नाम कहानी में आए हुए हैं। छात्रों, मुख्य पात्र है सुनीता और उसके पिता और माता। याद रखिए। कहानी देखते हैं छात्रों। छोटी छोटी नौकरियां करते उसका मन ऊब गया था। उन्हें नौकरियां भी नहीं कहा जा सकता। 2 बच्चों को पढ़ा देना, दूध टिपो पर सुबह या शाम दूध बांटना, या किसी टुच्चे से दफ्तर में किसी की आयोजी पर 15 दिन काम कर देना, ये नौकरियां तो नहीं थी। यह सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। घर में रहते हुए हर वक्त यही लगता कि सबकी निगाहों में एक सवाल है कि आखिर वह करना क्या चाहती है। इतने भाई बहनों का परिवार, सबसे बड़ी वह, ऊपर कोई भाई नहीं होता तो शायद ये चुभन इतनी न होती। पिताजी दोपहर का खाना लेकर सुबह ही निकल जाते थे तो शाम गए लौटते हैं। जब बाजार बंद हो जाता है, हर वक्त घर में जरूरतें सी बनी रहती है। कोई तो ऐसा नहीं है जो कभी कह सके कि नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और जब मिनट 2 मिनट के लिए उसका ध्यान इस बात पर जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। देखिए छात्रों, इस अनुच्छेद में क्या कहा है, देखिए। लड़की नौकरी कर रही है, छोटी छोटी नौकरियां, बड़ी अच्छी नौकरी है, घर गृहस्थी पूरी संभल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी नौकरियां कर रही है, उसे हम नौकरी भी नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए बच्चों को पढ़ाना,
दूध डिपो पर सुबह शाम दूध बांटने के लिए जाना, मामूली सी नौकरियां करती हैं। फिर कहा है इस प्रकार की मामूली नौकरी से क्या जिंदगी का गुजारा होने वाला है? क्या छात्रों? नहीं है। घर गृहस्थी चलाने के लिए बड़ी नौकरी होनी आवश्यक है। उसके पिता भी क्या करते हैं? वह भी जाते हैं नौकरी के लिए, सुबह उठकर टिफिन लेकर चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। इतने भाई बहनों का परिवार है कि सबसे बड़ी वह है, और इसलिए घर की बड़ी होने के कारण घर की जिम्मेदारी उसी पर आती है। फिर वो देखते हैं, देखिए कोई ऐसा तो नहीं जो कभी कह सके कि नहीं आज किसी चीज की जरूरत नहीं है। हर रोज किसी किसी चीज की जरूरत होती है और वो लानी ही पड़ती है। जब मिनट 2 मिनट के लिए उसका ध्यान इस बात पर आ जाता है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी परेशानी होती है। छात्रों आगे देखते हैं। पढ़ाई बीए तो कर लिया, पर कैसे? वही जानती है। पिताजी हर साल किसी ऐसी संस्था के पास भागते रहे हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद दे सके। यह बात बहुत चुभती रही है, लेकिन कह क्या सकती थी? घर की इतनी बिसात नहीं थी कि उसे इतना पढ़ा सके। आखिर और भी तो पढ़ने लिखने वाले थे। सभी भाई और बहनें स्कूल में जाते थे और पिताजी हर जुलाई में उसकी फीसें माफ करवाने के लिए भागदौड़ करते थे, और अब भी करते हैं। इतना जोड़ तोड़ करना पड़ता है उन्हें, फिर भी यह सब नहीं हो पाता जो वे चाहते हैं। और इस सब के बीच उसकी अपनी स्थिति बहुत अजीब हो उठती है, खास तौर से इसलिए कि वह कुछ भी नहीं कर पाती। कहीं ऐसी सर्विस भी नहीं मिलती जो जरा पैर जमा दे। कम से कम तब वह इस घरेलू दुखद स्थिति से तो उबर सकती है, और माँ बाप है कि कुछ कह भी नहीं सकते। अब देखिए छात्र, यहाँ पर क्या बताया है। हम एक लड़की की मानसिकता का चित्रण देख रहे हैं जिसका परिवार आर्थिक विपन्नता से भरा हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने कैसे तो बीए कर लिया है। तात्पर्य यह है, जब वह पढ़ते हैं ये बच्चे, जब फीस भरने शुल्क भरने की समय आता है, तब पिताजी ऐसे संस्था की ओर भागदौड़ करते हैं जब उनको आर्थिक मदद कर सके। ये बात उसे बहुत चुभती है, अच्छी नहीं लगती। अपने पिताजी हमारी पढ़ाई के लिए कहीं भागते हैं, दौड़ते हैं, किसी के हाथ पैर पकड़ते हैं और पैसे मांग रहे हैं, ये उसे उचित नहीं लगता। घर में परिवार में सारे भाई बहन थे, सब पढ़ने लिखने वाले थे, सब स्कूल में जाते थे, हर जुलाई में फीस माफ करवाने के लिए भागदौड़ करते थे, अब भी कर रहे हैं। ये जोड़ तोड़ कब होगा? कब अच्छी तरह से जी पाएंगे? आखिर हर मनुष्य क्या अपेक्षा होती है कि हम अच्छी तरह से जी पाए, 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए, ऐसे सबको लगता है और सबका हक बनता है, परंतु उसके लिए कष्ट उठाना बहुत जरूरी होता है छात्रों। और इसलिए इन सब के बीच उसकी अपनी स्थिति बहुत अजीब हो उठी है। देखिए, खास तौर से इसलिए कि वह कुछ भी नहीं कर पाती है। बार बार उसके मन में विचार आता है कि हमें कुछ करना चाहिए, परंतु वह कर नहीं पा रही है। देखिए, ऐसी कहीं सर्विस भी नहीं मिल रही है कि ज्यादा पैसे मिल सके, घरेलू परिस्थिति से वह उबर सके, ऐसे कुछ भी परिस्थिति नहीं है। और माँ बाप है कि जो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखिए, फिर आगे देखिए, अपनी सी कोशिश तो वह करती है, और जिन दिनों कोई काम उसके हाथ में नहीं होता, तब न जाने क्यों घर पराया सा लगने लगता है। इसलिए नहीं कि घर में कोई कुछ कहता है, बल्कि इसलिए कि इस संबंध में कोई कुछ नहीं कहता। और तभी उसे माँ की एक बात ज्यादा बुरी लगती है, जिसका कोई संबंध उसकी नौकरी से नहीं होता। शादी की चर्चा चलते ही एकाएक उसे अपनी बेकारी का बहुत गहरा एहसास होने लगता है, और यही बात उसे बुरी भी लगती है। न मालूम ऐसा क्यों होता है कि जिन दिनों वह बेकार होती है, तभी शादी की बात घर में उठती है। तब वह गहराई से माँ या पिताजी की आंखों में कुछ खोजने की कोशिश करती है, और एक क्षण के लिए तब उसे बड़े तीखे अपमान का बोध होता है। लेकिन उनके व्यवहार में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वह अपनी धारणा को पक्का बना सके, और कुछ देर बाद ही सब कुछ सहज सा हो जाता है। देखिए छात्रों, वह लड़की कोशिश करती है अच्छी सी नौकरी प्राप्त करने की, परंतु नौकरी नहीं मिलती है। जिन दिनों कोई काम उसके हाथ में नहीं होता, तब उसे अपना ही घर पराया लगता है। ऐसा लगता है कि हम घर में कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर में कोई उसे कोई कुछ नहीं कहता, परंतु
उसके मन में ऐसा लगता है, चुभन पैदा होती है, अरे हम कुछ काम नहीं कर रहे घर के लिए। परंतु घर में माँ होती है और माँ की एक बात उसे बहुत बुरी लगती है। जिस दिन उसकी नौकरी नहीं होती तो उस दिन घर में शादी की चर्चा चलती रहती है। तब उसे अपनी बेकारी का एहसास ज्यादा होने लगता है और उसे बुरा भी लगता है। ऐसा क्यों होता है? जिन दिनों वो बेकार होती है तभी घर में शादी की बात उठती है। माँ पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? एक क्षण के लिए तब उसे बड़े तीखे अपमान का बोध होता है और उनके व्यवहार में कुछ ऐसा नहीं होता वो अपनी धारणा को पक्का बना सके। क्योंकि नौकरी नहीं होती, क्या कुछ कर सकती है? अक्सर देखिए छात्रों, आपको भी पता है कि लड़की पढ़ती लिखती नहीं है, घर में कुछ काम नहीं करती, तो घर वाले क्या सोचते हैं, चलो उसकी शादी कर डालो। ये प्राकृतिक स्वभाव है मनुष्य का। उसी प्रकार उस लड़की के बारे में भी होता है। फिर देखते हैं, शादी का उसने विरोध भी किया है। जिन दिनों वह सर्विस करती होती है उस विरोध में एक वजन आ जाता है। जैसे नौकरी अपने आप शादी की जरूरत को पीछे ठेल देती है, लेकिन बेकारी के दिनों में वह खुद बहुत गलत गलत सा महसूस करने लगती है और माँ या पिताजी अब धीरे से किसी लड़की की चर्चा करते हैं, लड़के की चर्चा करते हैं तो उसका विरोध अपने आप कमजोर पड़ता दिखता है। मना वो तब भी करती है पर मात्र जिद होती है, पीछे कोई वजनदार तर्क नहीं, और उसे खुद शादी न करने की अपनी बात खोखली सी लगने लगती है। अगर नहीं करेगी तो क्या करेगी? सपने बहुत से हैं, सर्विस मिल जाए तो धीरे धीरे सब पूरे हो जाएंगे। शायद उसका अपना अलग कमरा भी हो जाए और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी तरह से ढाल सके, भाई बहनों को भी मर्जी के मुताबिक सम्मानित जिंदगी दे सके। अभी तो सिर्फ प्रेम पर पूरे घर की जिंदगी बीत रही है। दुकान का मालिक अगर पिताजी को बुढ़ापे की वजह से निकाल दे तो क्या होगा? स्कूलों में भाई बहनों की फीसें माफ न हो तो क्या होगा? आस पड़ोस वाले उन्हें उस रहम भरे प्यार से न देखे तो क्या होगा? और खुद उसकी नौकरियां। देखिए छात्र, यहां तक देखते हैं। अब देखिए, यहाँ एक लड़की का ऐसा चित्रण किया है जो स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है, जो अच्छी सी नौकरी करके घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालना चाहती है और अपने भाई बहनों को एक अच्छी सी जिंदगी देना चाहती है। उसके सारे सपने रहे हैं। प्रसंग यह है, जब नौकरी नहीं होती तो घर में शादी की चर्चा होती रहती है, तो वो उसको विरोध भी नहीं कर सकती है। जब वो विरोध कर सकती थी तब वो नौकरी में रहती थी, अब नौकरी में नहीं तो विरोध नहीं कर सकती है। ऐसी सारी बातें उसके मन में है, लेकिन बेकार के दिनों में वह खुद बहुत गलत गलत सा महसूस करने लगती है। फिर वह वर्णन करती है, देखिए, सबने बहुत से उस लड़की के सर्विस मिल जाए तो धीरे धीरे सब पूरे हो जाएंगे उसके सपने। शायद वो सोच रही है अपना अलग कमरा भी हो जाए और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी तरह से ढाल सके, भाई बहनों को भी अपनी मर्जी की जिंदगी दे सके, सम्मानित कर सके। सारी इच्छाकांक्षा है उस लड़की की। एक आम लड़की की इच्छाकांक्षा होती है, उसी प्रकार उनकी भी है। फिर आज जो जिंदगी वह जी रही है वह बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। दुकान का मालिक अगर पिताजी को बुढ़ापे की वजह से दुकान से निकाल देगा, वो सोचती है तो भाई बहनों की फी माफ नहीं हो गई तो क्या करेगी वो? कैसे जीवन यापन करेगी? या खुद उसकी नौकरी नहीं रहेगी तो क्या होगा? ऐसी चिंता में डूबी हुई वो लड़की है। आगे देखते हैं, दूध डिपो में एरिया मैनेजर ने इसलिए तो उसे काम दिया था और पैसे से मदद हो जाएगी, और उन्होंने बड़े उपकार के भाव से कहा था, हरवंश लाल जी, जब तक आपकी लड़की को कहीं और सर्विस नहीं मिलती दूध डिपो पर भेज दिया कीजिए, मैं कुछ कर लूंगा, 40-45 रुपए भी क्या बुरे हैं। तब अजीब सी चोट लगी थी और बगल के ओर से साहब ने भी यही कहा था, बाबू हरवंश लाल जी, सुनीता से कहिए दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करे, 30 रुपए मैं दे दिया करूंगा। देखिए तात्पर्य क्या है? अड़ोस पड़ोस वाले दूसरे लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। दूध डिपो के मैनेजर ने लड़की के पिता को, मतलब हरवंश लाल को बताया, तुम्हारी लड़की को हमारे डिपो पर भेजा करो ताकि हम 40-45 रुपए देंगे। फिर एक पड़ोस वाले और से साहब ने कहा कि सुनीता को पढ़ने दो, बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलो, 30 रुपए देंगे। देखिए
सहयोग करने के लिए लोग तैयार हैं, मतलब दूसरे लोग सारे। वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। बहुत सी बातें जो उमड़ आती है छात्र देखिए, सफाई करने वाली जमादारी भी तारीख निकल जाने पर नाराजगी से कभी पैसे नहीं मांगती और उनसे झगड़ा करती है, बीच गली में चिकती चिल्लाती है। कर्ज वाले भी हर महीने घर वालों की तरह आते हैं और बाहर वाले कमरे में फुसफुसाकर बात करते और चले जाते हैं। जब भी कभी घर में कोई चीज लाने की बात होती है तो भीतर भीतर पाप का सा बोध होता है, जैसे कर्जे वालों को धोखा दिया जा रहा है। अपने लिए एक अच्छी साड़ी लेते हुए मन चोर की तरह कतराता है और दर्जी को महंगे कपड़े सिलने के लिए देते हुए बहुत संकोच होता है। एक बार सिलाई के पैसे चुक जाए तब कोई कीमत कपड़ा भी सिलवा दिया जाए, पर ऐसे तो उसके सामने भी बेईमानी का हल्का एहसास होता है। प्रश्न देखिए छात्र, क्या वो अच्छी तरह से जिंदगी नहीं जी पाती लड़की, मतलब सुनीता? कितने सारे प्रश्न उमड़ आते हैं उसके दिमाग में। सफाई करने वाली जमादारी भी तारीख निकल जाने पर नाराजगी से कभी पैसे नहीं मांगती, मतलब सही समय पर सब होना चाहिए। और उनसे झगड़ा करती है, बीच गली में चिकती चिल्लाती है। कर्ज वाले भी हर महीने घर वालों की तरह आते हैं, बाहर कमरे में घुसघुसा कर बातें करके चले जाते हैं। कभी घर में कोई चीज लाने की बात होती है तो एक पाप सा लगता है, बहुत गलत लगता है, पैसे नहीं होते ना। जी चाहता है सुनीता का बड़ी हुई है तो एक साड़ी खरीदो, पर तो चोर की तरह मन कतराता है। कपड़े सिलाने के लिए दर्जी को देना है तो महंगे हैं, सिलाई देनी पड़ेगी। तात्पर्य है कोई भी काम करना हो तो उसके लिए पैसे लगते हैं और उनके पास पैसे नहीं तो पैसे कहां से लाएंगे। ये सारी मुसीबतें उस सुनीता के मन में है, इसलिए वो दुख में कष्ट में है। फिर देखते हैं, और तब जिंदगी हर तरह से जकड़ी हुई लगती है, जैसे कुछ किया ही नहीं जा सकता। हर तरफ आंखें हैं जो रहम करती हैं और एक बार जीत करके अगर उस जकड़ से टूट कर निकल भी आया जाए तो वे आंखें बदल जाएंगी, उनमें हिकारत तैरने लगेगी और जीना दुभर हो जाएगा। जीना दुभर हो जाना मुहावरा है छात्रों, यानी मुश्किल हो जाना। ऐसी सर्विस मिलती नहीं जो इस नागपाश को जरा ढीला कर दे कि वो कभी रेशमी साड़ी पहनकर अपने में संतुष्ट सी घर से निकल सके, भाई बहन पूरी फीस लेकर स्कूल जा सके और माँ मोहल्ले के औरतों से जी खोलकर बात कर सके, दुख सुख में खुले दिल से शामिल हो सके। पर ऐसा हो ही नहीं पाता। उसके सारे व्यक्तित्व का वजन कहीं खोया हुआ है और खुद सुनीता को भी अपनी बातें इसलिए बेकार लगने लगती हैं, उनके पीछे वो शक्ति ही पैदा नहीं हो पाती जिसके सहारे जिंदगी भर आदमी की पकड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। घर के सभी लोग जैसे दूसरों का मुंह देखते रहते हैं, घर का नितांत अपना निर्णय ही कोई नहीं होता। जरा जरा सी बात में उन दूसरों का दखल रहता है जो घर के नहीं होते। कितना धुंधला सा दखल है दूसरों का, पर कितना संपूर्ण है। घर में मशीन आए कि न आए ये भी दूसरे लोग बताएंगे। देखिए छात्रों, दूसरे के माध्यम से क्या बताया है यहाँ लेखक ने, देखिए, जकड़ी हुई जिंदगी उस सुनीता की है, चारों ओर से जकड़ी हुई है, बहुत करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है। सारे सपने टूट गए हैं, जीना मुश्किल हो गया है। अच्छी पैसे वाली नौकरी मिलती नहीं है, सोचती है अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर गृहस्थी से छुटकारा मिलेगा, नहीं होता है। कभी चाहती है रेशमी साड़ी खरीदूं पहनूं, घर से शांति से निकलो, हाँ घर अच्छा है, नहीं होता। भाई बहन की पूरी फीस लेकर स्कूल जा सके, ऐसा भी कभी नहीं होता। उसके सारे सपने हैं मोहल्ले के औरतों से जी खोलकर बात कर सके, उनके सुख दुख में शामिल हो सके, परंतु वह नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। हमेशा वो आर्थिक विपन्नता में डूबी हुई है। खुद सुनीता को भी अपनी बातें बेकार लगने लगती है। उनके पीछे वो शक्ति पैदा नहीं हो पा रही है जिसके सहारे अपनी वो जिंदगी जी सके। और घर के लोग कैसे वैसे ही हैं जो दूसरे लोग आकर घर में दखल देते हैं। घर में जो जो चीजें हैं, जो जो काम करना है, दूसरे लोग दखल देते हैं।
ये उसे अच्छा नहीं लगता। जरा जरा सी बात पर दूसरों का दखल लेना उसे अकड़ता है, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। घर में मशीन आए कि ना आए यह भी दूसरे लोग बताएंगे। इसे अपनी अनुपस्थिति में ही कर्जदार तय कर लेते हैं। बिल्कुल अनजान तरीके से बिल्कुल अनजान तरीके से माँ के और बच्चों माँ और बच्चे हो या न हो इसका फैसला पड़ोसी कर चुके हैं। पिताजी चुनाव में किसे वोट दे या दूसरे तय कर देते हैं और उन्हें इस बात की कसक भी नहीं होती क्योंकि वे सोच कर अपना निर्णय ले सके। ऐसी जिंदगी तो कभी हासिल नहीं हुई। भाई बहन क्या पढ़े और किस लाइन में जाए यह निर्णय उन स्कूलों ने नहीं लेने दिया जो पूरी फीसें मांगते हैं। बच्चे किस तरह के कपड़े पहने यह बहुत हद तक दर्जी खुद तय कर लेता है। एक अस्पष्ट और अव्यक्त सा घेरा है जो उनके गिर्द पड़ा हुआ है। वे नजरबंद कैदियों की तरह जैसे सब कुछ कर सकने के लिए आजाद हैं। इसलिए जब सुनीता शादी से इनकार करती है तो एक क्षण के लिए वो अपना निर्णय स्वयं लेती है और हल्की सी सार्थकता का उसे एहसास होता है। उसका अपना वजन कुछ बढ़ता सा है और वह फिर नौकरी की तलाश में जुट जाती है। कोई छोटी सी सर्विस मिल जाती है और वो बहुत छोटे छोटे फैसलों को बंदी बंदी सी आजादी महसूस करने लगती है। वह बिना किसी से पूछे एक पाव दूध बढ़ा लेने का फैसला कर लेती है, पानी जमा करने के लिए रबर का पाइप लाने का निर्णय कर लेती है और अपने लिए ब्लाउज का नया कपड़ा पसंद करने का हक पा जाती है। सुनीता ने जो भी इच्छाकांक्षा व्यक्त की है छात्रों, गलत नहीं है, सही है। हर एक लड़की चाहती है मैं ढंग के कपड़े पहनूं, अच्छा सा खाऊं पीऊं रहूं, सबको लगता है। परंतु उनके परिवार में घर में मशीन लानी है तो कर्जदार तय करेंगे मशीन लाना या नहीं लाना। बिल्कुल अनजान तरीके से वो कहती है माँ के और बच्चे हो या न हो ये पड़ोसी फैसला करेंगे। पिताजी चुनाव में किसको वोट देंगे ये दूसरे तय करेंगे। मतलब उनका परिवार पूरा दूसरे लोगों पर ही निर्भर है। ये उसे अच्छा नहीं लगता। उसके भाई बहन क्या पढ़े, कौन सी लाइन में जाए, यह निर्णय उन स्कूलों ने ही लेना है। कपड़े कैसे सिलाने हैं दर्जी तय करता है। तात्पर्य है सुनीता की जिंदगी में, सुनीता के परिवार में बाहर के लोग, दूसरे लोग जो दखल देते हैं ये उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहा है नजरबंद कैदी की तरह वह जीवन यापन कर रही है। वह जब शादी से इनकार करती है, क्यों इनकार करती है? वह स्वयं खुद का निर्णय लेना चाहती है। एक क्षण के लिए वह अपना निर्णय स्वयं लेती है और वह चाहती है उसका अपना वजन बढ़े, वह नौकरी की तलाश में जुट जाए, उसे अच्छी सी नौकरी मिले, छोटे छोटे फैसले वह खुद ले सके, बिना किसी से पूछे वह एक पाव दूध बढ़ा सके, पानी जमा करने के लिए रबर का पाइप वो खरीदने का निर्णय वो कर पाए, साड़ी पर नया ब्लाउज खरीद सके। तात्पर्य छोटे छोटे निर्णय दूसरे लोग लेते हैं, उसका दुख उसे होता है, तनाव महसूस होता है और संतरास कुंठा महसूस होती है। इसलिए अपने स्वयं निर्णय वो लेना चाहती है। इस प्रकार की जिंदगी वो जीना चाहती है। देखते हैं आगे। घर में कुछ प्लेटें और आ जाए ये निर्णय लेने लगती है। पिताजी को नया जूता ले देना चाहिए यह कह सकने का अधिकार पा जाती है। माँ का इलाज किस डॉक्टर के यहाँ होना चाहिए इस पर राय देने की स्थिति में हो जाती है। लेकिन ये सब एक दिन धीरे से समाप्त हो जाता है और हर बात में दूसरे अनजान तरीके से दखल देने लगते हैं। तमाम लोग चुपके से घर में घुस आते हैं और उनकी अदृश्य निगाहों के इशारों पर पूरा घर चलने लगता है और वे फैसले करने लगते हैं। तब कहीं एकांत नहीं मिलता। छात्रों यहाँ देखिए सुनीता के अपने सपने हैं जिंदगी के, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है, पर तो दूसरे लोगों की दखल से वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाती। घर में कुछ पेटे आ जाए ये निर्णय वो खुद लेना चाहती है। पिताजी को नया जूता लेना है, माँ का डॉक्टर का इलाज करना है, ऐसे सारे निर्णय वो खुद लेना चाहती है, परंतु तो वैसा नहीं हो पाता। जब वो सोचती है दिन सोचते सोचते बीत जाता है, समाप्त होता है। हर बात में दूसरे लोग आकर दखल देने लगते हैं। सारे लोग तमाम घर में घुस जाते हैं।
चुपके से, ये उसे अच्छा नहीं लगता। अदृश्य निगाहों के इशारों पर पूरा घर उनका दूसरों के इशारों पर चलता है। तब वो सोचती है कहीं भी हमें एकांत नहीं मिलता, कहीं भी एकांत नहीं मिलता। वो एकांत चाहती है, अपना घर का सारा वो खुद देखना चाहती है कामकाज, और खुद घर गृहस्थी चलाना चाहती है। इस प्रकार की लालसा उस सुनीता के मन में है। छात्रों, यहाँ पर एक भाग खत्म होता है। धन्यवाद।